हट। एम्स के डायरेक्टर ने चेताया, तीसरी लहर आने वाली है। कोरोना महामारी, लापरवाही पड़ेगी भारी। सिर्फ 8 हफ्ते का वक्त है बाकी। अब नहीं संभले तो नुकसान की भरपाई करना होगा मुश्किल। कोरोना की तीसरी लहर आई तो कौन होगा जिम्मेदार? कोरोना 3.0 से खुद को कैसे बचाएं? बीमारी की सही जानकारी रखना है जरूरी। तीसरी लहर आने से पहले क्या करें, क्या ना करें? इसमें कोई संदेह नहीं है कि तीसरी लहर आएगी। थर्ड वेव को लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इस पर एक्सपर्ट्स ने अपनी मोहर लगा दी है। वो भी इस बात को कह रहे हैं लगभग 2 महीने बाद कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। एक्सपर्ट्स ने तो यह भी कहा है कि इस बार जो कोरोना की लहर आएगी उसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर होगा। दूसरी लहर के जख्म अभी ठीक से भरे नहीं कि तीसरी आहट सुनाई देने लगी। कोरोना की तीसरी लहर अब महज 2 महीने दूर है। सिर्फ 8 हफ्ते बाद कोरोना 3.0 हमारे बीच होगा। अप्रैल और मई के महीने में सांसों का जो संकट हिंदुस्तान ने देखा वो कल्पनीय भी था और अविश्वसनीय भी। क्या तीसरी लहर भी उसी तरह से आफत बनकर आएगी? कोरोना की थर्ड वेव को लेकर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जो कहा वो किसी चेतावनी से कम नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कर्फ्यू में ढिलाई के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, लोग लापरवाही कर रहे हैं। लापरवाही से ही कोरोना की तीसरी लहर आएगी। 6 से 8 हफ्तों के अंदर तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर जो थे डॉक्टर राघवन, उन्होंने कहा था, ये सब का कहने का मतलब एक ही है कि कोविड की थर्ड वेव अगर आ गई और हमारी सावधानी की वजह से ये सब हो गया तो अब के बहुत ज़्यादा जानें चली जाएंगी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हम ज्योतिष की बात नहीं कर रहे हैं, हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। अवॉइडेंस ये सब करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हमारी 60 से 70% पॉपुलेशन पूरी तरह से वैक्सीनेट नहीं हो जाती तब तक हम इससे पूरी फतेह हासिल नहीं कर सकते हैं और उसमें अभी टाइम है। तो जितना हम इस वेव को पुश कर सकते हैं करें, और ये तभी होगा जब हमारा बिहेवियर कोविड अप्रोप्रिएट हो। कोविड की तीसरी लहर आएगी और ये कोई मनगढ़ंत अनुमान नहीं है। डॉक्टर वली कहते हैं कि तीसरी वेव आने की संभावना है। ये सिर्फ डॉक्टर गुलेरिया नहीं बल्कि पीएम के साइंटिफिक एडवाइजर ने भी कहा है। महाराष्ट्र सरकार की कोविड टास्क फोर्स ने भी तीसरी लहर को लेकर चेताया है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मुताबिक तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी घातक साबित होगी। तीसरी लहर में लगभग 10% बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। टास्क फोर्स ने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक है। कोई जरूरत नहीं है आपको लार्ज गैदरिंग करने की, कोई जरूरत नहीं है कि भाई बहुत दिनों से घर बैठा हूं चलो घूमाऊं या लोगों से मिलूं तो अपनी प्रिकॉशंस को पीछे छोड़ाऊं। अभी वो टाइम नहीं आया है। वायरस अभी भी हमारे बीच में है और जैसे ही हमारी सावधानी हटती है वैसे ये असर दिखाना शुरू कर देता है और एक बार केसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो फिर इस कदर तेजी से बढ़ते हैं हमारी असावधानी की वजह से कि अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसी को वेव कहते हैं, उसी को क्राइसिस कहते हैं। सावधानी हटी और दुर्घटना हुई। हमको सबको घरों में रहना है, मास्क लगाना है, बाहर नहीं घूमना है, इकट्ठे होके खाने नहीं खाने हैं, एक कमरे में बैठ के बगैर मास्क के कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जैसे खाना खाना है, मीटिंग करना है। तो उससे हमको कोविड को मात देनी है। तीसरी लहर के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो है लापरवाहियां। जैसे ही कोविड की दूसरी लहर कमजोर पड़ी फिर से लोग कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी करने लगे। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां गंगा दशहरे पर
हजारों की संख्या में लोग हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए पहुंच गए। जबकि कोरोना की वजह से यहाँ नहाने पर प्रतिबंध है। पुलिस ने जब हर की पैड़ी से लोगों को हटाया तो वो बगल वाले घाटों पर नियमों को ताक पर रखकर स्नान करने लगे। उत्तराखंड में अभी नियम यह है कि यहाँ एंट्री करने के लिए RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव होना जरूरी है, लेकिन लोग बिना नेगेटिव रिपोर्ट के ही यहाँ पहुंच गए। देखिए, अभी बॉर्डर पे जो अभी भी हमारी स्थिति है कि उत्तराखंड में आने के लिए आपको RT-PCR रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन स्मार्ट सिटी पोर्टल पे आवश्यक है। जिन लोगों के पास ये चीज़ें हैं उनको हमारे द्वारा परमिट किया जा रहा है। जिनके पास RT-PCR रिपोर्ट या रजिस्ट्रेशन नहीं है उनसे हमारे द्वारा अपील की जा रही है कि आप नियमों का पालन करते हुए वापस चले जाएं। लोगों की आस्था व्यवस्थाओं पर भारी पड़ती दिख रही है। इस वक्त हम हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मौजूद हैं। आज गंगा दशहरा का स्नान है। सुबह हर की पैड़ी को श्रद्धालुओं से पूरी तरह मुक्त रखा गया था। कोई भी श्रद्धालु हर की पैड़ी पर स्नान नहीं कर रहा था, लेकिन इस वक्त दोपहर 3 बजे का समय है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और उसके अलावा सभी जो जरूरी काम है वो यहाँ पर सारे किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क जैसी जो चीज़ें हैं उनका कोई खास पालन होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ हरिद्वार ही नहीं, गंगा दशहरा पर प्रयागराज में भी कोरोना पर आस्था भारी पड़ी। लोग नियमों को ताक पर रखकर संगम नोज पर पहुंच गए और स्नान किया। दूसरी लहर के दौरान हरिद्वार महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। उसके बाद क्या हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। और अब जब तीसरी लहर के लिए एक्सपर्ट्स आगाह कर रहे हैं तो फिर से उसी तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है। अनलॉक हो रहा है, लोग बाहर घूमना शुरू हो रहे हैं। इस माहौल में हमें याद रखना है कि एक पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड वेव सितंबर या अक्टूबर में फॉलो होने वाली है थर्ड वेव से। थर्ड वेव आने के चांसेस काफी स्ट्रांग है, ऐसा वर्ल्ड डाटा से और एपिडेमियोलॉजिकल डाटा से समझ आता है। थर्ड वेव ऐसा समझा जा रहा है कि शायद बच्चों में ज्यादा असर करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी तीसरी लहर को लेकर राज्यों को सभी से आगाह किया है। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि ढील देने के साथ साथ सावधानी जरूर बरतें। सभी राज्यों को आदेश दिया गया है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर कराएं। इसके साथ ही टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन का काम भी जारी रहे। गृह सचिव ने कहा है कि कोरोना के केस तो घट रहे हैं, लेकिन सतर्कता और गंभीरता जरूरी है। कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक थी। उसमें सबसे ज्यादा नौजवान लोग प्रभावित हुए और अब तीसरी लहर को लेकर डॉक्टर्स जो आशंका जता रहे हैं उसमें बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि कोविड के नियमों का पालन करें। कोरोना केस कम हुए हैं, खत्म नहीं। तीसरी लहर सिर्फ 8 हफ्ते दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लापरवाही ही तीसरी लहर का सबसे बड़ा कारण होगी। हरिद्वार और प्रयागराज ही नहीं, फर्रुखाबाद में भी लोगों की भारी भीड़ गंगा नहाने आज पहुंच गई। न कोविड गाइडलाइन का पालन हुआ और न ही कोरोना का खौफ दिखाई दिया। एक्सपर्ट्स इसी लापरवाही को लेकर तो आगाह कर रहे हैं। इस तरह की लापरवाही ही तीसरी लहर के लिए रास्ता तैयार कर रही है। आगे बढ़ते, सतर्कता ही बचाव है। कोरोना के केस जब कम हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि केस तो कम हुए हैं लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। अभी भी यह वायरस मौजूद है। तीसरी लहर को रोकने के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कम से कम 60% आबादी को तीसरी लहर से पहले वैक्सीनेट कर दिया जाए। अब इस बात पर आते हैं कि हमारी सरकारें कितनी तैयार हैं। बच्चों पर यह लहर कहर ढा सकती है, तो बच्चों को बचाने के लिए क्या तैयारी की गई है? देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.29% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 96% है। लेकिन मौत के आंकड़े डराते हैं, इसलिए बच्चों को लेकर एक डर बन गया है। इसलिए हमने तीसरी लहर आने से पहले ही अस्पतालों में आ रहे बच्चों की बीमारियों के बारे में समझने की कोशिश की। कोविड की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए बड़ी संख्या में ऐसी माताएं भी सामने आ रही हैं जो
अपने बच्चे को लेकर चिंतित हैं और वो डॉक्टर्स के पास आ रही हैं, अपनी समस्याएं बता रही हैं। डॉक्टर्स अब उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। जो हमारे पास माताएं आ रही ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। इधर देवरिया जिले में ऐसी बारात निकली जिसे देखने के लिए जगह जगह मजमा लग गया। नए जमाने में इस अनोखी बारात को जिसने भी देखा देखता ही रह गया। इस बारात ने पुरानी परंपराओं की यादें ताजा कर दी। मर्सिडीज और लग्जरी कारों के जमाने में दूल्हा और बाराती बैलगाड़ी से बारात लेकर जा रहे थे। जिस चौराहे से भी ये बारात गुजरती वहां लोगों की भीड़ लग जाती। मोबाइल से फोटो खींचकर इन अनोखी तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे। जनता रोड पर खड़ा होकर उस बारात को सभी लोग देखते हैं, लेकिन जो एमएस सरकार से बोलेरो से बारात जा रही है उसको कोई देखता नहीं है। वो चली जाती है, तुरंत परछावन होता है, चला जाता है। और बैलगाड़ी से जाने में बहुत सुप्रियम है। लोगों से मिलते गए, सब पानी पीते गए। चौराहे पर, हर चौराहे पर रोक पानी पीते थे और जाते थे। आपके पुराने ज़माने की याद आ गई। पुराने ज़माने का कैसा लग रहा था? पुराने ज़माने का और ये नया ज़माना में बहुत अंतर है। वो ये बैलगाड़ी वाली बारात सबसे सुप्रीम लगा। कुशहरी गांव के रहने वाले छोटे लाल पाल की शादी बलडीहा दल गांव में हुई। इस बारात को ले जाने के लिए कुशहरी गांव में पिछले एक हफ्ते से तैयारी चल रही थी। बारात को ले जाने वाली बैलगाड़ियों को सजाया गया। सभी बैलगाड़ी खास अंदाज में पीले कपड़े की छतरी से सजी थी। दूल्हे का कहना है कि आधुनिक युग में लोग अपनी पुरानी परंपरा को भूलते जा रहे हैं। उन्हें जीवित करने के मकसद से उसने बैलगाड़ी से बारात ले जाने का फैसला किया। क्योंकि आजकल के ज़माने में डोली और टायर नौजवान देख नहीं पा रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरह के बारात लेके जाते थे। इस हिसाब से मैंने गाड़ी को छोड़ा और टायर और डोली को किया हूँ, ताकि जो भी नौजवान है देखे कि हाँ ये भी बारात में हमारे बाबा दादाओं ने पूर्वजों ने इसी तरह से जाते थे। और यही उस समय के ज़माने में मर्सिडीज थी। इसलिए मैं आज के ज़माने में जब मेरा शादी तय हुआ तो मेरे मूड में एक बाइक आया और मैं ये सब किया। बाराती रास्ते में रुक कर पुराने फिल्मी गीतों और पूर्वांचल के लोक गीतों पर पारंपरिक नृत्य कर रहे थे। क्योंकि बारात को 22 किलोमीटर का लंबा सफर बैलगाड़ी से करना था, लिहाजा इसके लिए बारात कुशहरी गांव से सुबह ही रवाना हो गई। कुछ किलोमीटर चलने के बाद बाराती रास्ते में रुककर जलपान करते, वहीं कुछ बाराती लोक गीतों की धुनों पर डांस करते। आज देखे भाई बैलगाड़ियों से बारात जा रही थी। भाई पूरा लोग इकट्ठा हुए वो बारात देखने के लिए। बैलगाड़ी रुकी, पानी वानी पिए, उसके बाद अपना चले गए। आप हमेशा जो है कारों से बारात देखे होंगे, आज बैलगाड़ी से देखे, कैसा लगा? अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा था। और कारों से जाने में तो भाई आदमी 3 बजे निकलता है और पहुंच जाता है। इससे जाने में सुबह में निकले शाम को आए तो भी अच्छा है। फेसबुक और ट्विटर वाले इस जमाने में बैलगाड़ी से बारात हिंदुस्तान की पुरानी संस्कृति की याद दिलाती है। देवरिया की ये बैलगाड़ी वाली बारात जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट की रिपोर्ट। द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बढ़ते पर्यटन के दबाव को कम करने के लिए एक कोशिश की जा रही है और इसी के तहत तराई पश्चिमी वन प्रभाग फाटो में एक अनूठी पहल की तैयारी है। यहां सैलानियों के लिए नाइट स्टे के लिए ट्री हाउस बनाया जा रहा है।
तराई पश्चिमी वन प्रभाग भाटों में 5 ट्री हाउस बनाने जा रहा है, जिसमें पहले ट्री हाउस पर काम शुरू हो चुका है। यहाँ सैलानी नाइट स्टे भी कर सकेंगे, जिसमें पर्यटक रात्रि विश्राम कर जंगल को नजदीक से महसूस कर सकेंगे। ये ट्री हाउस जो है हमारे डिवीजन में 5 ट्री हाउस का प्रस्ताव भेजा गया है और ये अब अपने में एकदम नया प्रयोग है और जो बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा और पर्यटक जो है इसका लुत्फ उठाएंगे। कॉर्बेट के झिरना रेंज से लगे होने के चलते भाटों में बड़ी संख्या में वन्य जीव हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके साथ ही यहाँ बन रहे ट्री हाउस सैलानियों को पेड़ पर बने घर में रहने की उत्सुकता को और बढ़ा देंगे, जो आने वाले वक्त में रोजगार का नया जरिया भी बनेगा। तराई पश्चिमी वन प्रभाग फाटो रेंज में 15 अक्टूबर से सफारी शुरू होने जा रही है डे विजिट की, और साथ साथ उसके यहाँ पर रात्रि विश्राम ट्री हाउस में एक अलग प्रकार का जो जंगल के बीचों बीच में ट्री हाउस में बना के टूरिज्म यहाँ पर चलेगा। एक अलग प्रकार की पहल है तराई पश्चिमी वन प्रभाग की। प्रदेश के किसी भी जंगल में वन विभाग की ओर से सैलानियों के लिए ये पहला ट्री हाउस है, जिससे सैलानियों को आकर्षित किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। पर्यटन विभाग और वन विभाग को उम्मीद है कि यहां पर एक नया डेस्टिनेशन सैलानियों के लिए हो जाएगा। खासकर नाइट स्टे को लेकर यहां पर सैलानी रुचि लेंगे जब ट्री हाउस ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। कोरोना काल में किस तरीके से पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ है और ऐसे में अब उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है इस विभाग को कि जब ये ट्री हाउस पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो इस क्षेत्र में पर्यटन को बूम मिलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।